गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बीपीएससी एईडीओ की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज 1 मार्च, दिन के बज रहे हैं 11:45 और हम लोग जनवरी और फरवरी को आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स को। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर ऐसा चीज़ है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आया तो इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस हिसाब से बताऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट आए, आपको समझ में आए और आप एक एक चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। तो 2-3 चीज़ जो प्रिकॉशंस, वार्निंग्स, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, वो सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। 1 मिनट में मैं उसको कंक्लूड करूँगा, उसके बाद हम लोग काम की चीज़ करेंगे क्योंकि ऐसे भी ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर हम लोग जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक चलते हैं तो कुछ इवेंट्स ऐसी होगी जो जनवरी 2025 में स्टार्ट हुई और वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन आया और उसके बारे में बताया गया जून में, कंप्लीट हुआ वो जुलाई में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मानिए एक्स वाई गेम्स है जिसके बारे में जानकारी आ गई कि जनवरी में स्टार्ट होगा, बट वो गेम्स हुआ कब? अक्टूबर में। और वो कंप्लीट कब हुआ? नवंबर में। उसका डेटा सब कुछ नवंबर के एंड या दिसंबर में आया। तो मैं अगर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ 2025 से, तो इसका मतलब जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो चीज़, बहुत चीज़ हो चुका होगा। तो क्यों ना मैं इसको यहीं पे अभी से ऐड करता जाऊँगा, तो उस मंथ में जब आऊँगा तो वो भी कंप्लीट होता जाएगा। मानिए कोई इवेंट जुलाई में हुआ लेकिन जानकारी जनवरी में, तो मैं उस इवेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी जनवरी में ही दे दूँगा ताकि जब आप जुलाई में उसको पढ़िएगा तो आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। जनवरी में भी हो जाएगा, मार्च में कोई इन्फॉर्मेशन है या बार बार रिवीजन, क्योंकि मैं एक चीज़ को इतनी बार बोल दूंगा ना अगले 7 दिन में, और ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ मतलब कहीं ना कहीं फंसी हुई रह जाएगी, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हम लोग 80% टू 85% क्वेश्चन को कवर करेंगे। किस्मत अच्छी रही तो ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको वो मिलेगा ही आउटपुट। ठीक है, तो बस यही है कि आपको 7 दिन चुपचाप, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज के आज आपने इसको पहली बार, देखिए पहली बार में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा वरना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। पहली बार इसको पूरा सुन लीजिए, 1.5x पे सुनिए, सबसे बढ़िया रहेगा, या 1.25 पे अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद पहला स्टेप करना है कि एक एक न्यूज़ को जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसी हिसाब से सोचते चलना है कि फ्लो बनाना है। अच्छा अच्छा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उसका जब आपने पहली बार सुन लिया, दूसरी बार उसको कोशिश कीजिए कि लिखिए। तीसरी बार क्या कीजिएगा, जैसे ही वो न्यूज़ का हेडलाइंस पढ़ा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसा ऐसा हुआ। और चौथी बार उसको हर एक तीसरे दिन अभी से रिवाइज कीजिए। आपके पास आज से 45 दिन है, हर एक तीसरे दिन जनवरी फरवरी, फिर हर एक 7वें दिन, फिर 8 10वें दिन, ऐसे करके। और ऐसे करके अल्टरनेट, जैसे जो महीने होते जाएंगे कंप्लीट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ 40 दिन में कवर कीजिएगा। जो ये आपके 15 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, आग लगा दीजिएगा, मेरा मानना है। बस मेरे साथ चलिए, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ करते चलिए, आपको समझ में आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग मंथ जो है, जहाँ से बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आया 2025 का, जहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, वो मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, कुछ सितंबर, ठीक है, बीच में मार्च भी है, जनवरी फरवरी ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है तो ठीक है। बाकी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बस उसको कनेक्ट करते रहिएगा। और जो भी मैं बोलूँगा लिखने के लिए, मतलब कमेंट में लिखिए चाहे अपने कॉपी में लिखिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा। क्योंकि फिर वही बात, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं आके बोलूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम तो जा चुका होगा कि ये चीज़ मेरे में से है, बट आप लोगों ने अगर नहीं किया तो नुकसान और फ़ायदा सब आपका ही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। सबसे पहला क्वेश्चन, नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 एंड 8 स्क्रैप। पहले क्या था कि बिना पढ़े भी आप आराम से अगले में प्रोमोट किए कर दिए जाते थे कि अपना ठीक है, क्लास 5 एंड 8 में नहीं भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, आगे आप प्रमोट हो गए। अब बिना री एग्ज़ाम के ऐसा कुछ नहीं होगा। ये किसके अंतर्गत किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। ठीक है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया। पहला न्यूज। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है इंडियन जो इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो कि क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है कि आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। तो पहला स्टेट कौन बना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है? उत्तराखंड। पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कमेंट में कि सेकंड स्टेट कौन बना है जो कि इंप्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेकंड स्टेट कौन बना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला तो उत्तराखंड बता दिया, दूसरा याद रखिएगा। तीसरा, लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया अपना फर्स्ट एवर फाउंडेशन डे 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त दो चीज़ है, नाम सुना होगा आपने। लोकायुक्त कहाँ होता है? स्टेट में। लोकपाल कहाँ होता है? सेंटर में। याद रखना है, लोकपाल कहाँ होता है? सेंटर में। लोकायुक्त कहाँ होता है? स्टेट में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले जो लोकपाल थे उनका नाम था पिनकिया चंद्र घोष।
पिनकिया चंद्रा घोष, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। पहले लोकपाल कौन थे? पिनकिया चंद्रा घोष। और करंट लोकपाल अभी कौन है? अजय। तो ये इतना बताने के लिए मैंने इतना कुछ बताया है। करंट लोकपाल कौन है? अजय। ठीक है, अजय याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कैग देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता है ये कौन है? आर्टिकल 148 के अंतर्गत है। ये अपना रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं, किसको सबमिट करते हैं? कैग किसको सबमिट करते हैं? तो प्रेसिडेंट को भी और हर एक स्टेट के गवर्नर को भी। और उसमें सब कुछ लिखा रहता है, कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ की उसमें जानकारी दी रहती है। बट हुआ क्या था कि इन्होंने टाइम पे सबमिट नहीं किया था, तो इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को फटकार लगाया दिल्ली हाईकोर्ट ने, क्योंकि वो टाइम पर रिपोर्ट असेंबली में सबमिट नहीं किया। तो इससे दो चीज़ हो गया, कैग के बारे में आपको आर्टिकल भी पता चल गया और जो दिल्ली हाईकोर्ट का न्यूज़ था वो भी। ठीक है, समझते चलिए। फर्स्ट कैग कौन थे? तो नारहरी राव। अभी करंट कैग कौन है? तो संजय मूर्ति, टिल 2029 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जिसने इंप्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है। लोकपाल, करंट लोकपाल कौन है? अजय। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 148। कौन है सीएजी अभी? तो आपको बताना है संजय मूर्ति। ठीक है, समझ में आएगा। अगला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। अभी करंट सीईसी कौन थे? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो पीएम रहता है, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहता है, और फाइनली अप्रूवल कौन देता है? प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं पूछूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, अभी करंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो अभी मैंने आपसे इससे पहले कैग पूछा था, कैग कौन थे? संजय मूर्ति। कैग कौन थे? संजय मूर्ति। कैग कौन थे? संजय मूर्ति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब आ गया ये नीति आयोग लॉन्चेज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अब देखिए, नीति आयोग का दो इंडेक्स यहाँ पे देखिए, एक हो गया एसडीजी इंडेक्स, एक हो गया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, एक एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक हो गया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? मेन जो है वो कौन है? अरविंद पनगरिया। नीति आयोग का जो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसमें उड़ीसा टॉप किया है। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा टॉप किया है। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में उड़ीसा टॉप किया, और एसडीजी में केरला टॉप किया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ में कौन? उड़ीसा। ठीक है, और एसडीजी इंडेक्स में केरला। अब देखिए, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बढ़िया चीज़ है, और आपको पता है केरला बहुत लिटरेट है, तो याद रखिएगा बढ़िया चीज़ में केरला टॉप पे है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, नीति आयोग कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को। तो 1 से 5 कंसेप्ट मिल रहे हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, तो आपको बताना है नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया था। पहले एक फिजिकल इंडेक्स, फिर एसडीजी इंडेक्स। फिजिकल इंडेक्स में कौन टॉप पे है? उड़ीसा। एसडीजी में केरला, एसडीजी केरला, एसडीजी केरला, एसडीजी केरला, एसडीजी केरला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल केरला, फिजिकल इंडेक्स उड़ीसा। एकदम रटते जाइए, एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है। नेशनल ट्रैवल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में होता है, याद रखना, बस एक बेसिक जानकारी है। फिर उड़ान 5.2, इसके अंतर्गत क्या है? बिहार एयर कनेक्टिविटी एक्सपेंशन किया गया, 10 सिटी को इसमें जोड़ा जाएगा। और न्यू टर्मिनल ऑफ जो पटना है वो मार्च 2025 में बनना था और बन चुका है। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी 2025 से उड़ने की संभावना थी, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा उड़ान 5.2 में दिया था। तो कल को आपसे पूछेगा उड़ान 5.2 क्या है, तो आप बताइएगा बिहार का एयर कनेक्टिविटी का एक्सपेंशन है, जिसके अंतर्गत पटना में नया टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। ठीक है, फिर पीएम आवास ग्रामीण योजना। पीएम आवास ग्रामीण योजना मतलब घर सबको, और टारगेट क्या है? 2029 तक 4.95 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 2029 तक 4.95 करोड़ सबको। पीएम आवास घर योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम आवास योजना ग्रामीण, सबके लिए घर। ठीक है, फिर 2025 में जो यूपीएससी में पूछा था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सूर्य घर तो इसमें रिन्यूएबल में आ जाएगा। ठीक है, और इनका एम मिशन क्या था कि फ्री सोलर एनर्जी देंगे 1 करोड़ इंडिविजुअल को, फ्री सोलर एनर्जी देंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड को। स्टेटमेंट वाला बेस्ड दे दे क्वेश्चन दे देगा आपको भी फंसा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज करेक्ट? तो विच इज द नोडल एजेंसी? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फ्री सोलर किसको देंगे? तो 1 करोड़ हाउस होल्ड को। ठीक है, स्वामित्व योजना किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत में। और पहला मिजोरम बना था, पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसने प्रॉपर्टी कार्ड जो है बांटा था इस स्कीम के अंतर्गत। तो स्वामित्व योजना, स्वामित्व किसने किया था? मिजोरम ने। ठीक है, अगला
अब देखिए, बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आपको पता है कि बेटी सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, लड़कियों का वो सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में। तो उन्होंने इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का 10th एनिवर्सरी जो था उसको लॉन्च कहाँ किया था, पानीपत हरियाणा में। तो आपसे पूछेगा 2025 का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो था उसका एनिवर्सरी कहाँ पे पर पीएम ने लॉन्च किया था, तो याद रखना पानीपत हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। ऐसे करके लिंक कीजिए, याद कीजिएगा, बिल्कुल याद होता जाएगा। ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, देखिए दरोगा में क्वेश्चन आता है, नोडल एजेंसी, अभी जाके पेपर चेक कीजिएगा 21 तारीख का। ये वाला पीडीएफ अपना पहले भी अपलोडेड है, तो आप जाके चेक कीजिएगा। तो उसमें इन्फ्लिबनेट मैंने बताया था, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इन्फ्लिबनेट इज ए नोडल एजेंसी ऑफ। तो देखिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, डिजिटल नॉलेज एक्सेस, तो उसमें लाइब्रेरी करके या एजुकेशन से रिलेटेड जो था वही आंसर गया था। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। उससे पहले बिहार का कोई एग्ज़ाम था 2025 का, उसमें पूछा था कि ONOS का फुल फॉर्म क्या है, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, ये डिजिटल नॉलेज एक्सेस इनिशिएटिव है। ठीक है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नोडल एजेंसी इन्फ्लिबनेट। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पे जो है इंडिया का स्ट्रेटेजी क्या है कि हम लोग को मिनरल के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करना पड़े, इसलिए इंडिजिनसली काम चल रहा है। लेकिन अभी जो माइनिंग, उस टाइम में जो माइनिंग चल रही थी, उस टाइम में जो डील हुआ था वो लिथियम के लिए अर्जेंटीना के साथ डील हुआ था। सेम चीज़ अगर इंटर स्टेट में देखिएगा तो कालिया स्कीम किसका है, उड़ीसा का है, इससे रिलेटेड मिनरल्स। ठीक है, तो याद रखना नेशनल क्रिटिकल मिशन के तहत लिथियम माइनिंग के लिए इंडिया किससे बातचीत किया था, तो अर्जेंटीना से। ठीक है। अब अगला, सैफ अली खान को जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भोपाल की, उनको क्या कहते हैं, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एनिमी प्रॉपर्टी जो है घोषित कर दिया गया। एनिमी प्रॉपर्टी हुआ कि जो आपका अपना नहीं था, कुछ किसी तरीके से आपने हड़पा था और वो टाइम आने के बाद प्रूफ हो गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन कल को पूछा जा सकता है, कहाँ की, भोपाल की। अब 3-4 स्कीमें एक सांस में उनको याद करते जाना है। राइतू भरोसा स्कीम तेलंगाना, राइतू भरोसा स्कीम तेलंगाना, राइतू भरोसा स्कीम तेलंगाना। अभी देखिए, अभी क्या है कि स्टार्ट किया हम लोगों ने, अभी तेलंगाना के 10 न्यूज़ हो जाएंगे तो हम 10 को एक साथ बार बार बोलते जाएंगे ताकि आपको याद होता जाएगा। तो राइतू भरोसा स्कीम तेलंगाना, नए नए किसान को सपोर्ट करने के लिए राइतू भरोसा स्कीम तेलंगाना। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा स्कीम उड़ीसा। राइतू भरोसा स्कीम तेलंगाना, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा उड़ीसा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मैया बिहार झारखंड में होता है तो झारखंड। ठीक है। बीमा सखी योजना गोवा, पार्स योजना मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये पांचों को याद रखिएगा। राइतू भरोसा किसका, तेलंगाना का। शहीद माधव सिंह उड़ीसा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान झारखंड, बीमा सखी योजना गोवा, पार्स योजना मध्य प्रदेश। ठीक है। अब एक आपने नाम सुना होगा, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास ये क्या था, डेडलाइन जो बढ़ा दिया गया था इनकम टैक्स डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, विवाद से विश्वास। PLI स्कीम, ठीक है, याद रखिएगा। PLI स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो स्टील सेक्टर से, स्टील सेक्टर से। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन आएगा PLI स्कीम तो स्टील सेक्टर से। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 जो कि कौन देता है, तो UNDSE UNCTAD। अब इसने जो बताया था कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 6.3% है 2025 में। ठीक है, तो 2025 का ही आपसे मोस्ट प्रॉब्ली AEDO में पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत जो इंडिया का GDP ग्रोथ है वो 6.3। अब देखिए अलग अलग जो सोर्सेज हैं वहाँ वो अलग अलग बताएंगे, बट आपको याद रखना है कि ये 6.3 से 6.8 के बीच में है, सब इसी के बीच में बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया का GDP ग्रोथ। फिर पूछा जाएगा टीम इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए, तो याद रखना टीम, वर्ड टीम का फुल फॉर्म होता है टारगेट इनेबलेट एंड मार्केटिंग। तो ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का। टीम इनिशिएटिव किसका है, MSME का। टीम इनिशिएटिव किसका है, MSME का। ठीक है, MSME क्या है, तो क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इसके बारे में अभी लास्ट में देखेंगे, एक छोटा सा है अपने पास मटेरियल, उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। फिर ONDC, ये क्वेश्चन पूछा है आपके BSSC में जो फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम में कि ONDC का फुल फॉर्म, तो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। देखिए होता क्या है, फ्लिपकार्ट है अलग चैनल, स्विगी है अलग, उसके बाद जोमेटो है अलग, खाने का अलग है, इस चीज़ का अलग है। तो ONDC के अंतर्गत क्या है कि एक प्रॉपर ऐप टाइप का बनेगा जिसके अंतर्गत में फ्लिपकार्ट, स्विगी, मिंत्रा, जोमेटो सब एक ही पे आएंगे। आपको जो खोजना है आप उसमें से जाके खोजिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो वही चीज़ बोल रहा है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, और ये ONDC किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, तो MSME के साथ, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ONDC का फुल फॉर्म समझ गए, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, 10,000 GI टैग हम लोग का जो है टारगेट है, 10,000 GI टैग 2030 तक दे दिया जाए। और GI टैग देता कौन है, तो DPIIT। कौन देता है, DPIIT। ठीक है, पहला किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को मिला था, याद रखिएगा। अभी करंट में कितना है, तो 605 प्लस है GI टैग। ठीक है, टारगेट कितना है, 2030 तक 10,000। लीड्स रिपोर्ट 2024 का रिलीज किया गया, 1-2-1.5 साल पुराना होता है।
तो लीड्स रिपोर्ट जो है वो क्या बोलता है कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक मतलब माल ढुलाई, कि कहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है लीड्स रिपोर्ट। जैसे टीम इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड था, एमएसएमई से था। टीम इनिशिएटिव क्या था, एमएसएमई से रिलेटेड। फिर वही पूछ दो, बीमा सखी योजना गोवा, रैथु भरोसा स्कीम तेलंगाना, रैथु भरोसा स्कीम तेलंगाना, शहीद माधव सिंह खर्चा उड़ीसा, पार्थ योजना मध्य प्रदेश, विवाद से विश्वास क्या था, टैक्स रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पानीपत हरियाणा। ठीक है, तो ये लीड्स रिपोर्ट किस चीज़ से, माल ढुलाई से रिलेटेड है। ठीक है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, वही मतलब इधर से उधर, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का होता है। ठीक है, उसके बाद एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी पूछेगा कि कौन सा स्टेट का है एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, तो ये उत्तर प्रदेश का। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी किसका है, उत्तर प्रदेश का। अब देखिए, एरो इंडिया 2025 का एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ था। एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा जो है सो एयर शो हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में। और इसका थीम क्या था, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 10 से 14 फरवरी को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एरो इंडिया स्पेस, ठीक है, एशियाज बिगेस्ट शो, एशियाज बिगेस्ट शो। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री का ही है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। इसके अंतर्गत क्या है कि बैटल फील्ड जहाँ जहाँ जैसे लड़ाई हुई थी, मेवाड़ की युद्ध, ये पूरा अच्छे से, या फिर जो भी हमारे आर्मी वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जो भी मतलब हराया था दुश्मनों को, तो उधर से होकर ट्रेन वगैरह पूरे तरीके से घूमेगी और एक एक करके सब कुछ का दर्शन कराया जाएगा। इसी का नाम है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ठीक है, संजय सर्विलेंस सिस्टम इसी के अंतर्गत रहेगा, जो कि चेक करेगा कि मतलब पूरे बैटल फील्ड का जो है सर्विलेंस सिस्टम एक एक करके पूरा उसको चेक करेगा। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप क्या हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, ताकि बैटल फील्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और वहीं पे संजय सर्विलेंस सिस्टम, जैसे सीसीटीवी का काम है, सीसीटीवी संजय लेके खड़ा रहेगा, मतलब उस सर्विलेंस सिस्टम का नाम क्या होगा, संजय। ठीक है, इंडिया और यूएसए का डिफेंस है। इंडिया और यूएसए का डिफेंस एक एक्सरसाइज है, नाम है उसका सोनो बॉयज़। क्या नाम है, सोनो बॉयज़। अब ये है क्या, सबमरीन डिटेक्शन करता है। होता क्या है कि कई बार समुद्र के बहुत नीचे से भी ना दुश्मन आके अटैक करते हैं, तो होगा क्या कि ये जो रहेगा ये पूरे तरीके से डिटेक्ट करेगा। सोनार जानते होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके अंतर्गत वो पूरे तरीके से पकड़ लेगा कि कोई भी दुश्मन का कोई भी छोटा सा भी एक्टिविटी है वो कर लेगा, पहचान लेगा और उस पर अटैक कर सकता है। तो याद रखिएगा, सोनो बॉयज़ किसका है, इंडिया और यूएसए का। तो नाम में ही है सोनो बॉयज़, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो। और कहाँ सुनो, पानी के अंदर सुनो। ठीक है, क्लियर कट। ठीक है, उसके बाद हिम कवच। हिम कवच क्या है, हिम कवच डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, डीआरडीओ बीपीएससी का दामाद है, एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो याद रखिएगा, डीआरडीओ का जितने भी अस्त्र मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जितने भी है कुछ ना कुछ आएगा। तो हिम कवच क्या है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया हुआ है, और ये मतलब क्लॉथ है +20 से -60 तक। ठीक है, याद रखिएगा हिम कवच। फिर भागवस्त्र माइक्रो मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। भाग, ये इंडिजिनसली हमने खुद बनाया, और ये एंटी स्वाम माइक्रो मिसाइल है, एंटी स्वाम माइक्रो मिसाइल है। ठीक है, ये इंडिजिनसली ये इसका पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड मल्टीपर्पस वेसल, नाम है उसका उत्कर्ष। ये कहाँ पे बना है, चेन्नई में बना है। पहला था मंत्रा। देखिए है क्या, अलग अलग बीच पे, अलग अलग मतलब सी पोर्ट पे ना एक बहुत बड़ा जो वो क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट वगैरह पे जो ट्रांसशिपमेंट वगैरह जो होता है, तो उसमें जो वेसल बनता है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोड वगैरह को कैरी कर सके, उसकी बात कर रहा है। तो वही मल्टीपर्पस वेसल जो सेकेंड बना है उसका नाम क्या है, उत्कर्ष। याद रखना है क्या नाम है, उत्कर्ष। डिफेंस एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस, एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण आपको पता है, सूर्य किरण किसमें, इंडिया नेपाल। एक्सरसाइज ला प्राउस, ला पेराउस कहाँ हुआ था, मेलक्का। ठीक है, एक्सरसाइज सर्द हवा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसलमेर में। अभी ये 3 याद रखिए, जनवरी महीना का है। अभी बहुत सारा आपको पता, कुछ लोग होंगे सर भाई मेरे को वो बताओ क्या कहते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये वो भाई वो आएगा, मंथ वाइज आएगा। अभी हम लोग जनवरी में हैं। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज ला पेराउस, एक्सरसाइज सर्द हवा, इंडो पाक। तो मेरे को जल्दी बताइए, एरो इंडिया 2025 कहाँ हुआ था, जो सबसे बड़ा एशिया का बिगेस्ट होता, कहाँ हुआ था, बेंगलोर में होता। उसका थीम क्या था, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी कौन से स्टेट का, तो उत्तर प्रदेश का। लीड किस चीज़ से रिपोर्ट मतलब है रिलेटेड, तो लॉजिस्टिक से। ठीक है, न्यू पीएलआई स्कीम किस चीज़ के लिए, तो स्टील सेक्टर के लिए। टीम इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए, एमएसएमई के लिए। ठीक है, टीम का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यूएस और चाइना के बीच में बहुत जो मतलब दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। 45 साल बाद वो लोग रिलेशन ठीक करके साइंस एंड टेक पर अब मिलजुल के अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इंडोनेशिया ऑफिशियली जो है इसने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, टोटल कंट्री 10 हो गए हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 17th ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील में जो है सो हुआ है। 18th ब्रिक्स आपको बताना है कहाँ होगा, 18th ब्रिक्स कहाँ होगा। अभी वहाँ पर जब पहुँचेंगे तब देखेंगे। अभी आप बताइए 18th ब्रिक्स कहाँ होगा।
तो मैं आपको पहले इसका इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 16th ब्रिक्स कहाँ हुआ था, रसिया में। देखिए, एक पहले चलेंगे, एक बाद में चलेंगे। 16th ब्रिक्स कहाँ हुआ था, तो रसिया में। 17th ब्रिक्स कहाँ हुआ, ब्राज़ील में, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, तो लूला डी सिल्वा, ठीक है। नाइजीरिया जो है पार्ट टाइम पार्टनर इसका बना है, ठीक है, याद रखना है। वही G20 यहीं पे बता दूंगा, तो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया था और टोटल कंट्री हो गई थी 10, ठीक है, याद रखना है। हज एग्रीमेंट हुआ था किसके साथ हम लोग का, तो आपको पता है, सऊदी अरबिया के साथ, ठीक है। OECD ग्लोबल टैक्स डील, ठीक है, OECD ग्लोबल टैक्स डील। आप सुनिए इसको, इंपॉर्टेंट सुनिए, होता क्या है। जो भी जब बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी कंट्री के लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ पे ये रहता है कि मिनिमम कुछ ना कुछ परसेंटेज तुम पैसा दो, उसके बाद हम लोग सब कुछ एक दूसरे से डील करेंगे। तो वहाँ पर USA आ गया और USA बोला कि भाई देखो ऐसा है, ट्रम्प बोला कि हम तो भाई पैसा नहीं देंगे, चाहे तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे, ठीक है। तो G7 की जो कंट्रीज़ वगैरह थे, जो लोग थे, वो ट्रम्प से, सबको आपको भी पता है ट्रम्प का क्या सीन है, तो वो लोग बोले ठीक है कि तुम मत दो मिनिमम टैक्स जो भी है। तो वही पूछा जाएगा कि कौन इसमें एग्जाम्प्ट कर दिया है, तो याद रखना USA नहीं देगा मिनिमम जो टैक्स है, वो नहीं देगा। OECD ग्लोबल टैक्स डील में USA नहीं देगा। मिनिमम जो टैक्स वैल्यू होती थी वो 15% होती थी, तो कौन नहीं देगा, USA नहीं देगा। इंडिया और स्पेन, स्टार मार्क, इंडिया और स्पेन जो है वो 2026 को डुअल ईयर मना रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने, ठीक है, याद रखना। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे, तो डॉक्टर S जयशंकर गए थे जब वो बने थे 47वें प्रेसिडेंट। कब बने थे, तो 20 जनवरी 2025 को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, JD वांस, ठीक है। और इन्होंने ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया था, याद है, याद रखना है। चाइना जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है फर्स्ट होम मेड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने में, जिसका कि नाम है EO1। देखिए, दोनों कंट्री वैसे ही हैं, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। और चाइना मदद कर रहा है उल्टा इसकी, ठीक है, क्या बनाने के लिए, EO1, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर याला ग्लेशियर, मैंने उस टाइम में भी स्टार मार्क किया था कि क्वेश्चन आएगा और 71वीं में आ गया। याला ग्लेशियर को डेड घोषित कर दिया गया है। याला ग्लेशियर को डेड घोषित कर दिया गया, कहाँ पे, नेपाल, इंपॉर्टेंट है। पश्मीना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में, ठीक है। सूर्य किरण कहाँ हुआ था, नेपाल में। देखिए, सूर्य किरण पढ़ा, नेपाल आया तो बता दिया। UAE ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी, UAE ने, ठीक है, डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। और इसका थीम क्या है, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। UAE ने बोला है ईयर ऑफ कम्युनिटी, किसको, 2025 को। तो बोलते चलिए मेरे साथ। एरो इंडिया सबसे बड़ा शो कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में, ठीक है। सोनो बॉयज किस किस का है, इंडिया US डिफेंस का। हिम कवच किसने बनाया था, DRDO ने। भागवस्त्र मिसाइल इंडिजिनसली है, ठीक है। सूर्य किरण बता दिया, इंडो नेपाल। इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन किया, टोटल 10 कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 17th ब्रिक्स कहाँ हुआ, ब्राज़ील में, ठीक है। चेयरमैन कौन है, लूला डी सिल्वा, ठीक है, याद रखना है। हज एग्रीमेंट सऊदी वाला हो गया। G7 ने एग्री हो गए थे कि USA तो मत दो मिनिमम टैक्स, ठीक है। इंडिया स्पेन 2026 को डुअल ईयर मना रहे। डोनाल्ड ट्रंप 47वां, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा। याला ग्लेशियर को डेड घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था अभी जो हुआ है रिसेंट में, पिछले साल, वो किसने किया था, तो MD यूनिस ने। MD यूनिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला 48 को आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर दें, याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में टोटल 25 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, टोटल, ठीक है, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने देखिए उस टाइम में भी किया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। पहले भी जो वीडियो जिन्होंने देखा है वो जान सकते हैं कि मैंने बोला भी था कि AI एक्शन समिट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कहाँ हुआ था, फ्रांस में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी स्टार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन लाइनर्स देख लीजिए। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ, घाना जॉन, आयरलैंड का मार्टिन, ये प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। डॉक्टर V नारायणन इसरो के चेयरमैन है। बहादुर सिंह सगू, प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तुहिन कांता पांडे, सेवी के चेयरमैन, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक अभी चेंज हुआ है, अभी करंट में कितना है आपको बताना है। ये मैं एक दो छोटा छोटा चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें चेंज हुआ होगा, ठीक है। 80 के आसपास, आई थिंक 80 है, जाके देखिएगा, कमेंट में नहीं तो बता दीजिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80। ग्लोबल फायर पावर में इंडिया का रैंक 4, वही अगर एशिया में पूछेगा तो 3। ग्लोबल में 4, एशिया में 3। पद्म विभूषण जो है वो शारदा सिन्हा को, टोटल पद्मा अवार्ड कितना दिया गया था, 7। पद्म विभूषण 1, पद्म भूषण 1, पद्मश्री 5। ये अभी हम लोग देखेंगे किस किस को क्या मिला है, ठीक है। सुशील कुमार को मिला है पद्म भूषण, क्या मिला है, सुशील कुमार को पद्म भूषण। पद्मश्री किस किस 5 को मिला है, तो किशोर कुमार को, भीम सिंह को, हेमंत कुमार को, निर्मला देवी को, विजय नित्यानंद महाराज को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार से रिलेटेड है, बिहार करंट में आ जाएगा ये, ठीक है। आपको फिर से बता रहा हूँ, कोकिला, स्वर कोकिला, क्या नाम था उसका, उनका जो छठ का गाना गाती है, क्या नाम था उनका, यहाँ मैंने बताया था आपको, शारदा सिन्हा। इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण किसको, शारदा सिन्हा को। फिर पद्म भूषण पूछूंगा, तो पद्म भूषण किसको मिला है, सुशील कुमार मोदी को, और बाकी ये पद्मश्री है, ठीक है।
देखिए 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने किया? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने, राजनाथ सिंह ने, ठीक है। ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने डिक्लेयर किया था? यूएई ने। तो 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने किया था? यूएई ने। फिर ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने किया था? डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। फिर मैं वही पूछूं कि डुअल ईयर 2026 को किसने किया था? तो इंडिया और स्पेन ने, ठीक है। गोवा शिपयार्ड ने 2 इंडिजिनसली फास्ट पेट्रोल वेसल्स को जो है लॉन्च किया है, ठीक है। नाम है अमूल्य अक्षय, वही जो आपको बताया था, जो होते हैं बड़े बड़े जो टैंकर्स टाइप के नहीं होते हैं, जो सामान वगैरह लादने वगैरह के लिए। तो अमूल्य और अक्षय, ठीक है, याद रखना है, इंडिजिनसली है। लावा वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है कहाँ? आइलैंड ऑफ हवाई। दरोगा में यही क्वेश्चन आया था 21 तारीख को, देख लीजिए। माउंट ईबू जो है इंडोनेशिया में, वो इरप्ट हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड ने जो है बुर्का बैन कर दिया है। ये वीआईपी है, ठीक है, स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन आ रखा है एक जगह। कनाडा के पीएम का नाम बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए ब्लैंक यहाँ रख दिया। चाइना ने कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइशान शेंगली टनल, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है। इंडिया मंगोलिया ने क्रिटिकल मिनरल पे एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए, ठीक है। टोमिको इटुका, ये जापान के थे, ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, 116 साल के, ठीक है। शायद इनकी अभी डेथ हो गई है। इंडिया और ओमान जो है ये सेपा एग्रीमेंट के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सेपा एग्रीमेंट के लिए क्या होता है? सेपा एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसरो का सोमा मिशन आपको पता है कि NVS-02, ठीक है। और गाड़ी का नाम क्या है? गाड़ी का नाम बताना है आपको। GSLV है, FSLV है, ठीक है, 15 है या ये 15 है, आपको कमेंट में बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। इसरो का सोमा लॉन्च कौन से व्हीकल से? मिशन का नाम बता दिया, कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। 99th मिशन कौन सा था? SDX-0102। अभी फिर से इसरो का आएगा, अगले महीने में भी आएगा, फिर अगले महीने में भी आएगा, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। अभी हम लोग जनवरी ही देख रहे हैं। इसरो का 100 लॉन्च कौन सा हुआ? 100वां मिशन NVS-02, ठीक है। 99th मिशन कौन सा है? 99th मिशन है स्पेडेक्स मिशन डॉकिंग सिस्टम SDX-0102। चेयरमैन कौन है इसरो के? डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डीप ओशियन मिशन पता है कि आपको 6000 जो है वो मीटर अंदर जाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है तो ये फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर जो है सबमर्सिबल वाटर डीप ओशियन मिशन है। इसमें 3 इंडियंस अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, रिसर्च के लिए। डीप ओशियन मिशन, ठीक है, पूछा जाएगा कितने इंडियन? 3 इंडियन। कितना अंदर? 6000 मीटर अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परले मिसाइल, देखिए फिर आ गया DRDO वाला परले मिसाइल। फर्स्ट जो है DRDO के द्वारा बनाया गया फर्स्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड कीवर्ड है, ठीक है, परले मिसाइल DRDO के द्वारा। यूरोड्रोन प्रोग्राम, अब देखिए यूरोड्रोन प्रोग्राम है किसका? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन का है। इंडिया ऑब्जर्वर कंट्री की तरह है, तो यूरोड्रोन प्रोग्राम पूछेगा कि क्या इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है? तो नहीं, इंडिया ऑब्जर्वर की तरह है, ठीक है। CAR-T थेरेपी एक कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी है, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, ठीक है। ये मतलब कैंसर वगैरह को ठीक करने के लिए साइंस एंड टेक का है। CROPS-1 मिशन है, इसरो ने जो है सक्सेसफुली जो है सो इसरो वहाँ स्पेस में जाके लोबिया सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो है वो ये मिशन को लेके आए, ठीक है, याद रखिएगा। और क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिट प्लांट स्पेसीज, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्पेसीज, याद रखिएगा, ठीक है। CROPS-1 मिशन किसका है? इसरो का। CROPS-1 मिशन किसका? इसरो का। बार बार बोलिए, प्रलय मिसाइल किसका है? DRDO का। फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है, डीप ओशियन मिशन बताया, नाम क्या उसका? मत्स्य 6000, वो 6000 मीटर अंदर जाएंगे, 3 इंडियन रहेंगे। इसरो का 100 लॉन्च क्या है? NVS-02, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। डीप सीक मॉडल जो है किसका है? चाइना का। ये एडवांस है ChatGPT से, हम लोग जो ChatGPT यूज करते हैं ये उससे भी एडवांस है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक्सियम फॉर मिशन, ठीक है, शुभांशु शुक्ला गए थे, इनके साथ में 4 कंट्री के लोग थे, ठीक है, पोलैंड के था, ठीक है, याद है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पोलैंड का था, हंगरी का था, एक तो इंडिया का था, एक USA का था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, ठीक है। और जो इनका लॉन्च व्हीकल था वो था SpaceX फाल्कन 9, ठीक है। कहाँ से गए थे? फ्लोरिडा से। अभी इनके बारे में और विस्तृत जानकारी मैं आगे लेके आऊँगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए, एक्सियम फॉर मिशन इंडिया से कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला, ये फर्स्ट इंडियन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। लॉन्च व्हीकल कौन था? SpaceX फाल्कन 9, ठीक है। ह्यूमन मेटा निमोटो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। गुलियन बैरे सिंड्रोम, ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, ठीक है, एक नज़र ये सबको सुनना होगा। ब्लू फ्लैग
सर्टिफिकेशन ये है कि केरला का जो है कापड़ और चाल बीच, कई जगह आप जाते होंगे बीच वगैरह पे तो बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, लेकिन ये दोनों जो बीच हैं ये बहुत साफ़ है और इन्वायरमेंट सेफली हैं, इसलिए इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है केरला के बीच को। नेंगचू प्रोजेक्ट किसका है? चाइना का। ये लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? क्लीन एनर्जी को स्टोर करने के लिए। देखिए इंडिया कितना पीछे है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना कहाँ क्लीन एनर्जी को स्टोर करना चाह रहा है और हम लोग कहाँ पेड़ के नीचे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। नेंगचू प्रोजेक्ट कहाँ है? चाइना, किसका है? चाइना का, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, वर्ल्ड फर्स्ट 3000 मेगावाट का एनर्जी स्टोरेज है ताकि क्लीन एयर को हम स्टोर कर सकें, ठीक है। नेंगचू। इंडिया का रिन्यूएबल कैपेसिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अभी तुरंत के तुरंत कॉपी में लिखिए। तीन चीज़ें आप सुनते होंगे कि कार्बन एमिशन को हम लोग को एक टाइम में 2070 तक खत्म करना है कम्प्लीटली। रिन्यूएबल एनर्जी का याद रखिएगा कि हम लोग का टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट हम लोग को बना लेना है 2030 तक। तो अभी कभी लिख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा टारगेट क्या है 2030 तक 500 गीगावाट, और अभी तक टोटल कितना है हमारा कैपेसिटी? तो 203.1 अभी जो अपडेटेड था, ठीक है। सोलर में इंडिया का रैंक 4th है ग्लोबली, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन कहाँ बनेगा? भुवनेश्वर में, ठीक है, ठीक है। किस दिन ये अनाउंस किया गया? प्रवासी भारत दिवस के दिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। अभी मैं आपको लास्ट में भी इसका दिखाऊंगा। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट किया गया? आंध्र प्रदेश में। और इसके अंतर्गत ग्रीन हब प्रोजेक्ट के अंतर्गत में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है साइट प्रोग्राम, ठीक है। पूछेगा साइट इज रिलेटेड टू, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, साइट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी सब कुछ बताऊंगा आगे, आज ही बताऊंगा। 2024 को हॉटेस्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। इंडिया का रैंक 7वां है कॉफ़ी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं। टॉप में कौन है? ब्राज़ील। फिर पूछेगा हल्दी बोर्ड कहाँ है? तो निजामाबाद तेलंगाना। हल्दी बोर्ड कहाँ है? तो निजामाबाद तेलंगाना। जॉम्बी डियर डिजीज एक आया था, क्रॉनिक वास्टिंग डिजीज है। और ब्रेंडर रोयर बटरफ्लाई कहाँ पाया गया था? तो त्रिपुरा में। ब्रेंडर रोयर बटरफ्लाई कहाँ पाया गया था? त्रिपुरा में। जनवरी खत्म हुआ, ठीक है। समझ में आया? अच्छे से समझ में उम्मीद करता हूँ आया, ठीक है। अभी फरवरी करवा देता हूँ, फिर एक बार जनवरी फरवरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से उसको वापस से करवा दूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो है सो फटकार लगाई थी। आपको बताया था मैं वहाँ के गवर्नर को, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट बिल थे उसको रोक के रखा था। इसी के बाद बोला गया कि जो आप देखिए ये प्रेसिडेंट, ये गवर्नर, प्रेसिडेंट के पास भी बिल के लिए 3 है, या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो विदहोल्ड कर लेंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनके पास 4 पावर होता है। एक था कि एक्स्ट्रा रिकन्सिडर के लिए प्रेसिडेंट का, इनके पास 4 है। बिल के साथ ये क्या क्या कर सकते हैं, इनके पास 4 पावर है। तो जो चौथा पावर था इसका इन्होंने मिसयूज किया था, इसलिए उसके बाद कहा गया कि आप क्या कहते हैं, उसमें ये था कि कोई टाइम लिमिट था ही नहीं, तो अब उसको टाइम लिमिट बना के 90 दिन या 3 महीना का कर दिया गया कि 3 महीने के अंदर आप रिकन्सिडर करा के उसको वापस पास कीजिए, ठीक है। तो याद रखना है किसको? तमिलनाडु जो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को गवर्नर को फटकार लगाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएम प्रणाम या पीएम नमस्ते किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखना सफाई कर्मचारी या फिर जो भी ये जो रोड पे नाला वाला साफ करते हैं उनसे रिलेटेड है, याद रखिएगा, सैनिटेशन से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, इसका 22वां फाउंडेशन दिवस मनाया गया था। इसके चेयरमैन कौन है? याद रखिए, इसका चेयरपर्सन कौन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का श्री अंतार सिंह आर्या, इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 8 क्या बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में अभी टोटल 22 लैंग्वेज हैं, 6 न्यू लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है। ये किसने? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया था पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विस के लिए। देखिए अभी रिसेंट में इसको ट्रांसलेशन मतलब कि अब वहाँ पर इस भाषा में भी जो है सो बोला जाएगा स्पीच को, ठीक है। तो जो लैंग्वेज को ऐड किया गया है वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, टोटल 22 लैंग्वेज हो गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल जो है मणिपुर में लगातार चला रहा था, अभी जाके कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, आपने करंट में पढ़ा होगा। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत था? 355, 56 और 65, ठीक है। एक्सटेंडेबल था अप टू 3 ईयर्स, याद रखना है। तो प्रेसिडेंट रूल लगातार कहाँ था? तो मणिपुर में। अब खत्म हुआ तो वहाँ पे शायद जो भी चीफ मिनिस्टर बने थे उसका नाम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अभी करंट का न्यूज़ है, मैंने बताया भी होगा आपको। कर्नाटका ऐसा स्टेट बना है जिसने कि बोल दिया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, आप अपने मर्जी से वही जो पैसिव यूथेनेसिया, मतलब अगर लग रहा है कि नहीं अब वेंटिलेटर पर बहुत दिन से हैं, अब मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसको कर सकते हैं इल पेशेंट के लिए, ठीक है। ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन था? केरला था। सेकंड कौन था? कर्नाटका। यही चीज़ अभी लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है, उसने भी ये चीज़ को किया है। अगर आपको उरुग्वे जिसने अभी रिसेंट में किया है उसको यूथेनेसिया को उसने भी अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
सीएम बनी थी उस टाइम में दिल्ली की रेखा गुप्ता, ठीक है। फिर एक आया था पीएम गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। ये वही माल ढुलाई वगैरह से रिलेटेड है, पीएम गति शक्ति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसमें इंडिया का रैंक है 38, ठीक है। हम लोग का टारगेट है टॉप 25 में आना, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स बिल, बहुत इंपॉर्टेंट, वीआईपी स्टार मार्क कीजिए, वीआईपी। इनकम टैक्स बिल जो था अभी 2025 वाला जो है सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और जो कि 1961 के जो इनकम टैक्स एक्ट है इसको रिप्लेस करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि अभी जो इनकम टैक्स बिल 2025 है किसको रिप्लेस करेगा, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत टैक्स 2025, ये टैक्स आते ही टेक्सटाइल की बात आ जाएगा, सिल्क वगैरह की बात आ जाएगा, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ठीक है। ये किसका पार्ट है? तो पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, ठीक है। ये किसको मतलब वो करेगा, स्ट्रेंथ करेगा? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। इंडिजिनसली की बात कह रहा है, ये 25-26 वाला बजट का है। एक्चुअली पहले क्या था कि इसका ये क्यों इंपॉर्टेंट आया हुआ, तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में इनिशियली 5 करोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया। तो सरकार ने अगर ज़्यादा ध्यान दिया तो बीपीएससी भी यूपीएससी भी हमारे पर ज़्यादा ध्यान देगी, ठीक है। तो याद रखना 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया, तो इसलिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, एक योजना नाम ले रहा हूँ, कीवर्ड अस्मिता योजना। अस्मिता योजना कहीं भी आ जाए तुरंत आ जाना चाहिए कि इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहा है, इंडियन एजुकेशन की बात कर रहा है, इंडियन टेक्स्ट बुक की बात कर रहा है। जो किताबें हैं वो इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, एजुकेशन उसी में होना चाहिए, ठीक है। ये तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के अंतर्गत क्या है? अस्मिता योजना है, जिसके अंतर्गत 2200 से ज़्यादा किताब को इंडियन लैंग्वेज में लेके आओ, ठीक है। तो इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाने की बात कर रहा है। ज्ञान भारतम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट को बचाने के लिए, पांडुलिपियों का हेरिटेज को बचाने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन, इसका फंडिंग पहले 3.5 करोड़ था, इसीलिए 60 करोड़ बाद में बढ़ा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु शिष्य परंपरा स्कीम पता है आपको, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 45 से 70 साल के लिए, ठीक है। गुरु शिष्य, ठीक है। पटना में भी अगर आप गांधी मैदान के आसपास के हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पे हर जगह ये बैनर लगा है, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, तुरंत लिखिए न्यूक्लियर। इससे पहले मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की थी, तो 500 उसका टारगेट था। न्यूक्लियर एनर्जी का जो टारगेट है वो है 100 गीगावाट 2047 तक। इंपॉर्टेंट है, लिखिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, और हमारा टारगेट कितना है? तो 100 गीगावाट कैपेसिटी 2047 तक। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फिर वन नेशन वन पोर्ट है, वही कि हर जगह पोर्ट होना चाहिए। मेजर पोर्ट पे जो है सो एक तरह से चेकिंग टाइप का होना चाहिए, और मतलब स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं कि किसी पोर्ट के कारण दूसरे को दिक्कत वगैरह हो, ठीक है। किसके अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंतर्गत। नारी अदालत प्रोग्राम, ये किसका है? याद रखना है, संभल योजना के अंतर्गत है। संभल योजना के अंतर्गत है नारी अदालत प्रोग्राम, ठीक है। स्टेट और यूटी इसके लिए जो है सो पूरे तरीके से वो कर रहे हैं कि मतलब प्रपोजल के लिए कि इसको बढ़ाया जाए। और ये किस उसके अंतर्गत आता है? तो शक्ति के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा होगा, अलग अलग पोर्शन है इसका। तो इंपॉर्टेंट है नारी अदालत प्रोग्राम, ठीक है। मिशन संबल योजना, ठीक है, नारी अदालत प्रोग्राम। फिर पीएम आशा मैंने आपको बताया था, पीएम आशा, आशा किसको होगा भाई? गरीब लोगों को। गरीब लोग कौन है अपने भारत में? किसान। और उनको क्या चाहिए कि एमएसपी, मतलब किसी भी कारणवश अगर उनका क्रॉप जल गया, बारिश में बह गया, तो वो सरकार से उम्मीद करते कि भाई कम से कम एमएसपी लाइक तो पैसा दे दो, ठीक है। तो वही जो भी पैसा कम पड़ जाएगा वो कौन देगी? सरकार देगी। तो याद रखना है 22 क्रॉप के लिए जो एमएसपी दिया जाता है, एक क्रॉप के लिए एफआरपी दिया जाता है, जिसको कहते हैं शुगर कैन। 22 क्रॉप के लिए एमएसपी दिया जाता है, एक क्रॉप के लिए एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी किसका दिया जाता है? शुगर कैन का, ठीक है, याद रखिएगा। पीएम आशा किससे रिलेटेड है? तो एमएसपी से रिलेटेड, याद रखिएगा। स्वावलंबनी वुमेन प्रोग्राम, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और नीति आयोग का, वुमेन के लिए। नाम में ही है स्वावलंबनी। कहाँ पे? मेघालय, असम, मिजोरम। इंडिया का ईडीटीए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कंट्री के साथ इंडिया का टेपा एग्रीमेंट हुआ है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लेंचेस्टीन। बार बार बोलिए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लेंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लेंचेस्टीन, ठीक है, याद रखिएगा। टेपा पार्टनरशिप, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कार्ड टोकनाइजेशन इन इंडिया, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह जो करते हैं, कई बार होता है कि आपके कार्ड से कोई और निकाल लेगा, तो इन सबको सिक्योर करने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, वही है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो है अब उसको जो है सो बढ़ा के ये लोग 5 लाख तक लेके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इंपॉर्टेंट है। रूरल वुमेन का बोल रहा है कि फीमेल लेबर फोर्स फीमेल लेबर मेनली गांव वगैरह जाते हैं तो मेल ही होता है, लेकिन फीमेल का लेबर फोर्स जो है वो बढ़ गया है। पहले कितना था? शायद 20 से भी कम था, अभी कितना है? 26 हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, अब इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 100% एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डिपॉजिट इंश्योरेंस है, इसको करके बढ़ा के कितना कर दिया गया? 100%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 64वीं में भी इस टाइप से पूछा था, शायद उस टाइम में 74% था, अब कितना हो गया? 100%। याद रखिएगा, फॉरेन शायद है, फॉरेन का जो पैसा आता है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इनोवेशन, इंटेलेक्चुअली एसेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंतर्गत आता है। देख के ही पता चल जाएगा आपको ऑप्शन। गिग वर्कर्स टू बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत पीजे फॉर हेल्थ केयर बेनिफिट्स। होता क्या है? देखिए, गिग वर्कर्स क्या है? जैसे कोई बंदा है दिन में स्विगी में काम करता है, शाम को जोमेटो में काम करता है, लेट नाइट वो ऊबर चलाता है, तो उन लोगों के लिए जो है सरकार आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत हेल्थ केयर बेनिफिट्स लेके आई है, ठीक है। तो वही गिग वर्कर्स के लिए बोल रहे हैं। तो कल को आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आयुष्मान भारत PMJAY के तहत जो है जन औषधि के उसके अंतर्गत जो है आरोग्य योजना के तहत जो है वो क्या मतलब सरकार किनको जो है वो करना चाह रही है, तो आपको याद आना चाहिए गिग वर्कर्स के लिए। न्यू मखाना बोर्ड बिहार में स्टेब्लिश किया जाएगा। मखाना का नाम बॉटनिकल नेम याद रखिए, यूरियल फेरोक्स, इंपॉर्टेंट है। मखाना को एक ब्लैक डायमंड कहा जाता है, GI टैग 2022 में मिला था। इसके लिए ह्यूमिडिटी जो है 50 से 90% चाहिए। फोर्ट विलियम्स का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे ब्लैक होल इंसिडेंट हुई थी, ठीक है ना। उसमें आपको पता है कि 146 आदमी थे, 122 को मार दिया था। फिर बाद में इसी के बाद जो है क्या हुआ था, प्लासी बक्सर वगैरह सबका जो युद्ध था, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। रत्नागिरी में बुद्धिस्ट के कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ मिले हैं। तो रत्नागिरी है कहाँ? तो उड़ीसा में है, वहाँ पे कुछ मिला है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट का, ये याद रखना है। पीएम ने पार्टिसिपेट किया है झुमोर बिंदोनी 2025 का जो है कोई फेस्टिवल है, कहाँ का? आसाम का, ठीक है। आसाम किस चीज़ के लिए है? हार्वेस्टिंग ऑफ टी, मतलब क्या, सॉरी ये क्या है? ड्विलिंग आई थिंक है, ये हार्वेस्टिंग ऑफ टी को बोलते हैं, ड्विलिंग, ठीक है, याद रखिएगा। पीएम ने पार्टिसिपेट किया है झुमर बिनांदनी 2025 में, और वो ये फेस्ट था, कहाँ पे था? असम गुवाहाटी में। इंडिया का GDP जो है प्रोजेक्टेड है ग्रोथ होगा 6.5 तक 2025-26 में। मैंने आपको बताया था 6.3 से लेकर 6.8 तक जो है सो अनुमानित है। सब अलग अलग अपना अलग अलग बताएंगे। जोमेटो ने अपना नाम जो है बदल के अब रख लिया इटर्नल। GI टैग जो राइस है उसके लिए कुछ कोड्स आए हैं, उसको बोला जाता है HSN कोड। इसको आप अभी जाके गूगल कीजिए, अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए, पहले जाके गूगल कीजिए HSN कोड्स क्या है GI टैग राइस के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोका कोला जो है उसने वो किया था IPL 2025 के लिए को प्रेजेंट किया था, ठीक है। मेटा प्रोजेक्ट है एक वाटर वर्थ, ठीक है, ये अंडर सी केबल है, ये 4 कंट्री को जोड़ेगा। मेटा वर्थ प्रोजेक्ट वाटर वर्थ किस किस को? इंडिया, USA, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ठीक है। और जेप्टो जो है सेकंड ऐप है जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिशन 500 क्या है, तो ये इंडिया और USA के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। और इंडिया और USA के बीच में अगर ट्रेड वगैरह का और रिलेशन देखिएगा तो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, नाम है उसका। एक है ट्रस्ट इनिशिएटिव, ताकि वो सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल इधर से उधर, फार्मास्यूटिकल दवाई वगैरह सब जो इधर से उधर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में, USA में होता है, वो किस इनिशिएटिव के अंतर्गत है? तो ट्रस्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत में है, ठीक है। फिर उसके बाद US इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, उतना नहीं याद रखना, बस नाम सुना होना चाहिए। USA से रिलेटेड और क्या न्यूज़ है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया USA जेवलिन डील हुआ है रिसेंट में। वाशिंगटन DC में एक पोटोमैक नदी है, उसके में क्या हुआ ना कि पेट्रोलियम स्पिलिंग हो गई थी, मतलब कोई एक बड़ी सी वेसल जा रही होगी, वो पलट गई, तो उसके जो पूरा पेट्रोल है वो पोटोमैक रिवर में बह गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रस्ट इनिशिएटिव जो इंडिया USA के बीच में, उसका फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। चाइना का जो एक आर्टिफिशियल सन है प्रोजेक्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है फ्यूजन रिसर्च में। प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ईस्ट। आर्टिफिशियल सन पे ये काम कर रहा है ताकि ये क्लीन एनर्जी वगैरह को बना सके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल को प्रोजेक्ट पूछ दिया, प्रोजेक्ट ईस्ट इज रिलेटेड टू चाइना, ठीक है। अब ऐसे ही करके देखिएगा तो नासा का पंच मिशन है सोलर विंड वगैरह को पढ़ने के लिए, निसार मिशन है अर्थ का, आर्टेमिस मिशन है मून का, ठीक है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, नासा का पंच मिशन वगैरह, ठीक है, निसार अर्थ वगैरह का, आर्टेमिस मून का। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ लॉन्च किया गया? गांधीनगर में, इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ? यूथ समिट गांधीनगर में, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा का ट्रिनेशन 2025 एक हिस्टोरिक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन इन्वॉल्विंग आर्म फोर्स ऑफ इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। मतलब लॉर्ड बुद्धा के उसको दिखाने के लिए, मतलब जो दिल में जो भावना है उसके लिए मोटरसाइकिल से निकले थे आर्म फोर्स के, इंडिया के आर्मी, नेपाल के आर्मी और श्रीलंका के आर्मी,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पनामा ने जो है सो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है सो विड्रॉ कर लिया। मतलब चाइना का कहना है कि जो ये मेरा इनिशिएटिव है इसमें सब जुड़े रोड जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वो करो, तो उसमें से पनामा एक कंट्री है वो निकल गया। ठीक है, तो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है, तो चाइना का है। फिर एक वर्ड आएगा ओपेक प्लस ग्रुप, कहीं भी आ जाएगा ओपेक प्लस ग्रुप। इस पिछले साल भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ऐसा मिलता जुलता। ओपेक प्लस ग्रुप क्या है, तो जो भी कंट्री पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है उसको इस ग्रुप में रखा जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप XYZ ग्रुप में होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही ओपेक प्लस ग्रुप वो होगा जो ग्रुप पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। तो ब्राज़ील ने जो है सो ज्वाइन कर लिया इसको, और अभी टोटल कंट्रीज में 23 हैं। पेरिस AI समिट 2025 कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने इसको को चेयर किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ओपेक वाला भी और पेरिस AI समिट भी। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स का कुछ न्यूज़ है। रिद्धिमान शाह रिटायर हो गया था क्रिकेट से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 में हाईएस्ट पेड एथलीट है। ठीक है, फिर वही है 38 और 39 जो है सो कहाँ पे होगा, 39 नेशनल गेम्स। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। 38 कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड। 39 कहाँ होगा, ठीक है, तो कहाँ होगा, मेघालय। ठीक है, 38 कहाँ, उत्तराखंड, 39 मेघालय। बार बार बोलिए, 38 कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। 39 कहाँ होगा, मेघालय। 38 कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। 39 मेघालय। ठीक है, 9th एशियन विंटर गेम्स कहाँ, चाइना। सऊदी अरबिया होस्ट करेगा फर्स्ट ई स्पोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट ई स्पोर्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड, 39 मेघालय। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी एंड इंडियाज मैंग्रोव स्टेटस। ठीक है, ये कहीं भी गुनेरी वर्ड आ जाए आप मैंग्रोव स्टेटस याद रखिएगा कि ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव ऑफ गुनेरी एंड इंडियाज मैंग्रोव स्टेटस ये डिक्लेयर किया गया है स्टेट का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, किसका, गुजरात का, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन को किसने वो प्रिजाइड किया था, तो प्रेसिडेंट ने। किसके अंतर्गत है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक किसने, इंडिया एनर्जी वीक किसने इसको लीड किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, इंपॉर्टेंट है। विश्व मातृ रिवर और मगर क्रोकोडाइल सेंसस, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार पूछेगा कि विश्व मातृ रिवर और मगर क्रोकोडाइल सेंसस किसने कराया, तो गुजरात गवर्नमेंट ने। मगर क्रोकोडाइल सेंसस किसने, गुजरात गवर्नमेंट ने। 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खुला है, तो रीवा मध्य प्रदेश में, रीवा मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सतवारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक कैंपेन है ताकि बेटर हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो पूछा जाएगा सतवारी क्या है, तो बेटर हेल्थ के लिए वो कैंपेन है। इंडिया का फर्स्ट जू बेस्ड बायोबैंक दार्जिलिंग। ठीक है, जू बेस्ड बायोबैंक कहाँ है, दार्जिलिंग। इंडिया का बिग कैट अलायंस हुआ था, आपको पता है कि दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। बिग कैट मतलब क्या होगा कि 7 स्पेसीज हैं कैट की तरह दिखने वाले, जैसे तेंदुआ हो गए, लोमड़ी हो गए, ये सब मतलब स्पेसीज हैं कैट की तरह दिखने वाले। ठीक है, इसको लीगल स्टेटस मिला है 23 जनवरी 2025 में। ठीक है, तो कल को आपसे पूछेगा बिग कैट अलायंस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो स्पेसीज जो बिल्ली के प्रजाति के हैं। ठीक है, उससे कहाँ हुआ था, दिल्ली में। गंगा नदी में आपको पता है प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था, उसके बाद जब वहाँ के पानी को चेक किया गया तो उसमें फिशल जो है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो मिले थे, इकोलाई का स्ट्रेन है, बहुत तो है, अगर वो कोई इसको पी ले तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ये पाया गया था। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सोर्स जो है उसने बताया कि टाइगर पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री में 30% से जो है सो उसका ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है, और एनुअल ग्रोथ जो है वो 6% से बढ़ा है। मतलब टोटल नंबर में 30% की ग्रोथ है। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ है, तो MP में। देखिए, जैसे इंसान का आधार कार्ड बनता है वैसे एक ट्री है जिसका कि नाम है चिनार। ठीक है, वो उसको जो है सो आधार मिला है। ठीक है, उसको एक आधार मिला है। ये जियोलॉजिकल टैग डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम कॉल ट्री आधार, वो किसको दिया गया है, चिनार को। और कहाँ का ट्री है ये, कश्मीर का, बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर का ट्री है, उसको आधार कार्ड मानिए दिया गया, नाम है चिनार। लंपी स्किन डिजीज जो कैटल वगैरह में होता है उसके लिए जो है सो वैक्सीन बन गया, किसने बनाया, भारत बायोटेक ने। सेकेंड नेशनल जीन बैंक जो है सो बनने की उसमें है, और इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन उसका जो है सो वो क्या बोलते हैं उसका स्लोगन है। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 लाख जर्म प्लास्ट को कंजर्व किया जाएगा। और जीन बैंक में जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका कि टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट फेरेट फैसिलिटी रिसर्च सेंटर कहाँ, फेरेट फैसिलिटी, ताकि वही वैक्सीन वगैरह सब जो होता है जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है ये कहाँ खुलेगा, तो फरीदाबाद में। इंडिया का फर्स्ट फेरेट फैसिलिटी रिसर्च कहाँ, फरीदाबाद में। गर्भ इन दृष्टि, ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, शरत वर्जन 2 सर्च एंड रेस्क्यू एट टूल,
ठीक है। ये शरत वर्जन 2 सर्च एंड रेस्क्यू कहाँ पे होगा? इंडियन ओशियन में देखा जाएगा कि किसी भी तरीके का कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पानी के भीतर। किसका? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, शरत वर्जन 2 सर्च एंड रेस्क्यू एट टूल। ठीक है, ये अगर याद कर सकते तो कर सकते, वरना स्किप कर दीजिए। GAI गई है BH3 ब्लैक होल, ये लार्ज स्टेलर मास ब्लैक होल है, मिल्की वे में कहाँ मिला है? एक्वेला में। ठीक है, नहीं याद हो कोई बात नहीं। एक मैंने आपको कवच बताया था DRDO का, याद है? -10 से लेके +20 तक। एक है अश्वनी वैष्णव ने जो कवच नेशनल वाइल्ड वाइड लेके आया है। ये क्या है कि ट्रेन वगैरह में जो चलती ट्रेन में कई बार होता है ना कि कुछ पटरी वगैरह से रिलेटेड या फिर उसके जो भी जो विंग्स घूमते हैं, उसके विंग्स मतलब वो वाले विंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पटरी के साथ में वो छोटा सा पतला सा जो नहीं निकला रहता है, जिसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो बाद में कहते हैं ना ट्रेन पटरी से उतर गई, उस टाइप का। तो उसको बचाने के लिए इंडिजिनसली डेवलप किया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टर कवच। जैसे ही कुछ इशू आएगा वो ऑटोमेटिक आवाज़ करने लग जाएगा, तो अलार्म टाइप का बच जाएगा। तो नाम है कवच किसका? इंडियन रेलवे का। महाराष्ट्र जो है पहला अपना इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन आएगा इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ? तो महाराष्ट्र। लिखते जाइए, इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र। इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र। इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, दिमाग में जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद भाषिनी प्रोजेक्ट आपको पता है कि 22 इंडियन लैंग्वेज में जो है सो पार्लियामेंट वगैरह में भी ट्रांसलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट का है सुवस टूल, सुप्रीम कोर्ट का है सुवस टूल। तो कल को आपको पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का सुवस टूल क्या है, तो ट्रांसलेशन वगैरह के लिए। AI रिसर्च हब कहाँ बनेगा? तो IIT हैदराबाद में। ठीक है, कोई बात नहीं। जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया जो है सो यूज़ करके चंद्रयान 3 का जो है सो यूज़ करके, जो हम लोग आपको पता है चंद्रयान 4 मिशन के तहत जो है जाके वहाँ से सॉइल लेके आएंगे, आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसरो का बताया मैंने NVS-02, ये क्या था? 101वां मिशन था। ठीक है, ये सक्सेस नहीं हो पाया, वापिस आ गया, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, जैसे अपन लोग GPS का यूज करते हैं ना, वैसे जापान का है मिचिबिक 6। ये क्या है? जापान का GPS है। ठीक है, क्वेश्चन इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस एक बार नाम पता हो तो, सुना हो तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, BHU के रिसर्चर्स ने एक फाइटोपैथोजेनिक फंगिस का डिस्कवरी किया जो कि क्रॉप वगैरह को वो करता है, अफेक्ट करता है, तो याद रखिएगा। इसरो ने लॉन्च किया फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर कहाँ? IIT हैदराबाद में, ताकि कैसे करके मतलब वो देखा जाए कि कैसे क्या इसका एलिमेंट वगैरह का यूज है, और कैसे ये एक एडवांस किया जाए कि मतलब बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसको एडवांस लेवल पे कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। तो ये किसमें किया गया था? फीस्ट 2025 इसरो का। ठीक है, इसरो और IIT मद्रास डेवलप किया आइरिस चिप। कौन सा? आइरिस चिप। ठीक है, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाए। इंडिया ने लॉन्च किया श्री जन्म एम्स दिल्ली में, ताकि E-वेस्ट वगैरह जो होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए। क्या नाम है? श्री जन्म। श्री जन्म कहाँ? एम्स दिल्ली में। न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है, ठीक है, पीक है, जिसका नाम है माउंट टारानाकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। माउंट टारानाकी, जैसे एक ट्री के बारे में बताया था, उसको क्या मिला था? एक ट्री था, उसको क्या मिला था? एक आधार कार्ड टाइप का मिला था ना, एक पर्सनल लीगल आइडेंटिटी। वैसे ही माउंट टारानाकी को भी एक पर्सनल लीगल आइडेंटिटी मिला है, जैसे कि इंसान हो माउंट टारानाकी, ऐसा उसको दिया गया। हाँ, एक इंसान है। श्रीलंका का डिफ्लेशन 4%, इसको काट दीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेल्जियम ने जो है फर्स्ट फ्लेमिनिस्ट नेशनलिस्ट PM इसको मिला है, जिसका कि नाम है बार्ट डी वीवर। ठीक है, बेल्जियम का। अर्जेंटीना जो है WHO से बाहर निकल गया है। USA निकला, इसीलिए अर्जेंटीना भी निकल गया। ठीक है, USA भी आपको पता होगा कि WHO छोड़ दिया था उसको। ट्रम्प के आने के बाद बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। पाकिस्तान वो चाइना के लूनर मिशन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यूके पहला कंट्री बना है जो कि क्रिमिनलाइज करेगा AI चाइल्ड असल्ट। मतलब किसी भी बच्चे का अगर आप वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल टाइप की कीजिएगा तो यूके में वो होगा, आपको वो करेगा, क्या कहते हैं, क्रिमिनलाइज करेगा। फिर USA का आपने एक सुना होगा, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। किसका है? USA का। डीप फेक समय किसी का वीडियो बना लीजिएगा तो उस पर जो है काम करेगा कौन? USA, टेक इट डाउन के तहत। बांग्लादेश ने लॉन्च किया था ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, शेख हसीना के लॉयलिस्ट वगैरह को टारगेट करते हुए बांग्लादेश ने लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, ग्रीस का जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टेंटिन टर्नोलस। ठीक है, जोहान्सबर्ग में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो हिंदू टेम्पल है। ठीक है, फ्रांस के विजिट पर PM मोदी को जो है सो गिफ्ट दिया गया फ्रेंच प्रेसिडेंट, मतलब PM मोदी ने दिया फ्रेंच प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्या दिया? डोकरा नेटवर्क सिल्वर मिरर। ठीक है, जब वो फ्रांस गए थे तो क्या दिया था? डोकरा नेटवर्क सिल्वर मिरर। ठीक है, 13 फरवरी
को पीएम जो है मोदी एलॉन मस्क से मिले, मस्क ने उनको गिफ्ट किया, ठीक है, हेक्सागोनल सेरेमिक हीट शील्ड, ठीक है, याद रखना है। यूनेस्को ने बोला इमेजिन ए साइंस विथ मोर वोमेन इन साइंस, ठीक है, मोर वोमेन इन साइंस। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वोमेन इन साइंस, ये किसने बोला? तो यूनेस्को ने बोला था, ठीक है, याद रखना है। माउंट डकनो, ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का, ये इरप्ट हो गया पूरे तरीके से वोल्केनो, ठीक है। जापान फर्स्ट हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर बना रहा है, ये चीज़ आपको पता है। यूएसए ने जो है वो लॉन्च किया है ब्लू वीज़ा सिस्टम, मतलब आइए 10 साल के लिए रेजिडेंसी आप यूएई में रह सकते हैं, ताकि टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा दे सके, ठीक है। ग्रीस में इमरजेंसी आ गई है क्योंकि अर्थक्वेक उस टाइम में कि अर्थक्वेक वगैरह सब के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे इशू आ गया था, जिसके कारण वहाँ पे इमरजेंसी आ गई थी। तो इस तरह से हमने ख़त्म किया। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत मैं अब 2 पॉइंट और लगाए हूँ, बस उसको देख लीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल के। हमारा टारगेट क्या है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। 1 करोड़ फॉसिल फ्यूल जो है इंपोर्ट कर पाएँ, ठीक है, जिसके कारण हम 6 लाख जॉब वगैरह क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। इसके अंतर्गत जो साइड प्रोग्राम बताया था वही है गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से भी लगा दिया इसका डिटेल, ठीक है। अब देखिए बिहार के न्यूज एक साथ, अगर आप देखिए यहाँ बिहार का न्यूज देखिए एक साथ, बिहार का न्यूज कितना सारा है, ठीक है। ये तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिहार ने क्या किया था? ई ग्राम कचहरी सिस्टम पहली बार फर्स्ट स्टेट बना। बिहार ने अंडर 18 जूनियर रग्बी जो है नेशनल ये करवाया। इलेक्शन कमीशन में नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश जो थे प्रचार करने के लिए जो था अपना जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें निकले थे। 125 यूनिट फ्री दिया। पुनौरा धाम टेम्पल सीतामढ़ी में जो स्टेब्लिश हुआ इसके लिए 882 करोड़ पैसा भी दिया। 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, ठीक है। 400 से 1100 रुपये पेंशन कर दिया। बिहार से फर्स्ट लोकोमोटिव जो था वो याद है ना आपको, ट्रेन जो गया था वो कहाँ गया था? गिनिया को। फर्स्ट मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में यूज़ किया गया, ठीक है। फर्स्ट वोटिंग मोबाइल वोटिंग बिहार से ही। 2 मेगावाट का सोलर प्लांट जो विक्रमपटना में स्टेब्लिश की बात की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे विनोद गुजराल बने, ठीक है। तो इससे आपको एक न्यूज़ पता चला, ठीक है। माइक्रो एमएसएमई की बात कर रहा था मैं, एमएसएमई की, ठीक है। तो एमएसएमई का डेफिनेशन अब नया जो एक परिभाषा है वो चेंज हो गई, ये है, याद रखिएगा। माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 25, ये 100, 125, 500। मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन बीपीएससी एएसओ में आया था प्रीलिम्स में, ठीक है। ये इस बार भी आ गएगा मैच द फॉलोइंग में। तो कैसे याद रखना है? एमएसएमई में बस ऐसे याद रखिए 2.5, 25, 125 और सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टर्नओवर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये हो गया टर्नओवर। कल को पूछेगा कि मीडियम का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 125, टर्नओवर 50, 500। अभी आप देखिए एएसओ का जस्ट अभी के अभी देखिए करिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एएसओ का पेपर मैंने भी करा रखा है। एएसओ का पेपर मेरे को छोड़िए, आप एएसओ प्रीलिम्स पेपर गूगल पे सर्च कीजिए, क्वेश्चन आएगा जीएस में, ये बॉक्स बन के आया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत, इसको देखिए अभी के अभी देखिए, एक कोई नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ इसको देख लीजिएगा, बार बार बोलिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। जो मैंने जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट बोला उसको अच्छे से करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कहीं भी उठाइएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर, इतना काट छाँट के लाऊं। अब इसमें भी अगर आप चाहिएगा कि और कम करें तो मुश्किल है, ठीक है। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका काम आसान होता रहेगा, ठीक है। जनवरी फरवरी हमने कर लिया है, इसको 3-4 बार देख लीजिएगा पेपर से पहले, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।